हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियस एकेडमी। मैं हूं आपका करण भैया और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सीयूटी की प्रिपरेशन, जिसमें मैं और आप दोनों मिलकर करेंगे मेहनत आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक ले जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी बकवास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो दो टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे। पहले वो जिन्होंने क्लास 12th में अपने तन मन और कोचिंग क्लासेस में दिए गए धन से पढ़ाई की है, यानी कि जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और दूसरे वो जो किसी भी कारण से क्लास 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनकी इस वीडियो के जरिए बहुत बेहतरीन रिवीजन होने वाली है और कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और फिर आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इस वीडियो को 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नॉर्मल स्पीड पर ही देखें। दूसरी चीज, कॉपी पेन लेकर बैठना बहुत जरूरी है इस वीडियो के लिए, क्योंकि जब मैं आपको कुछ बताऊंगा तो हो सकता है कुछ नई चीजें आपको जानने को मिले, तो आपको तुरंत उसको नोट डाउन करना है। और जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद का आंसर देना है, देन उसके बाद मेरे करवाने के बाद चेक करना है कि आपका आंसर ठीक था या नहीं। और कमेंट सेक्शन में एंड में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखो, सबसे पहले लिखा है फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, यानी इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का इंपॉर्टेंट एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। उसके लिए हम पहले कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप बोलने के लिए उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है, तो पहले वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। दूसरी चीज, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जन्म ही एग्रीमेंट के बेस पर होता है, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले वह आपस में बैठकर कुछ चीजें बातचीत करते हैं। तो जो एग्रीमेंट का मतलब बातचीत ही होता है, ठीक है ना। तो वो जो बातचीत होती है वो ओरली भी हो सकती है और वो रिटर्न में भी, यानी कि जब 2 या 2 से लोग ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो जो बातचीत करते हैं वो ओरली भी कर सकते हैं या उन बातचीत को लिख भी सकते हैं। जो भी आने वाले टाइम में उनके बीच होने वाला है उस चीजों को वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, सैलरी किसको मिलेगी, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज होगी, सारी चीजें वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं या फिर वो ओरली बात करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप का जो जन्म है वो एग्रीमेंट के बेस पर होता है। तीसरा, लॉफुल बिजनेस। अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी इलीगल काम को कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। वो रेशो कुछ भी हो सकती है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि पार्टनर्स आपस में जो जैसा चाहे वो वैसी रेशो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स उनके बीच होती है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। इसको ऐसे समझिए, देखो प्रिंसिपल वो होता है जिसका काम हो और एजेंट वो जो उस काम को कर रहा है। मैं इजीली समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, और भी अच्छे समझा जा सकता है बट इस एग्जांपल से हम थोड़ा बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। तो प्रिंसिपल वो होता है जिसका काम होता है, एजेंट वो होता है जो उस काम को करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की तबीयत खराब है तो ए आज घर पर है और ए बी को फोन करके बोलता है देखो भाई कि मेरी आज तबीयत खराब है तो मैं आज आ नहीं पाऊंगा, तो मेरी जगह जो मेरा काम है आज तुम कर देना। ए फोन करके ऐसा बी को कहता है, बी बोलता है ठीक है मैं जो भी काम है आपका वो कर दूंगा। तो यहां पर हुआ क्या, ए ने एज अ प्रिंसिपल जो अपना काम है बी को दे दिया और बी उस काम को एज अ एजेंट करने वाला है। तो यहां पर होता क्या है, सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है, यानी कि एक दूसरे को काम दे भी सकते हैं और एक दूसरे का काम कर भी सकते हैं। तो ये हम लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझ लेते हैं। इसे ही कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। इसे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है,
मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है इन केस अगर मान लो कल को पार्टनरशिप फर्म बर्बाद हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी एसेट्स है उनको बेचकर पहले बाहर वालों का कर्जा चुकाया जाता है। उसके बाद भी अगर कुछ कर्जा बच जाता है, कुछ लाइबिलिटीज बच जाती है, तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट को बेचकर उन कर्जों को, उन लाइबिलिटीज को चुकाया जाता है। यानी कि पार्टनर्स के घर, कार, बीवी, बच्चे सब बेचे जाते हैं और बाहर वालों का कर्जा चुकाया जाता है। यानी कि उनकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाता है जब अगर फर्म की एसेट बेचकर उनकी लाइबिलिटी पे पूरी तरह से नहीं की जा पा रही तो। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसका मतलब होता है उनके घर की एसेट्स भी बेचकर फर्म का कर्जा चुकाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अब हम इसका आंसर कर पाएंगे आसानी से। देखिए, तो सबसे पहले पहला क्या लिखा है, मिनिमम 2 पार्टनर्स, ये तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हमें वो बताना है जो नहीं है। दूसरा, एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, अभी हमने देखा कि पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट भी होता है। तीसरा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यहां पर ये खेल गए हैं इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो, पार्टनर्स के बीच एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना जरूरी है, बट इक्वली होना ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन्होंने बस यहीं पे ये जो लिखा है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यही इसका सही आंसर होने वाला है। यानी कि जो हमारा आंसर है वो है सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। जो डी है वो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। देखिए, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो किसी बिजनेस के लिए होता है, यानी कि मिनिमम 2 पार्टनर भी ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ये तीनों ठीक है। यानी कि सी पॉइंट जो है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये नहीं होगा। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन अ फर्म, यानी कि किन सिचुएशंस के अंदर, किन परिस्थितियों के अंदर एक पार्टनर लॉसेस से बच सकता है, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि उसको लॉसेस का भागीदार नहीं होना पड़ेगा, यानी वो लॉसेस का भागीदार नहीं रहेगा। तो जो तुक्का मारने वाले होते हैं वो क्या बोलेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है इफ ही इज अ सीनियर सिटीजन, यानी कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो वो लॉसेस के अंदर भागीदार नहीं रहेगा। अब तुक्के मारने वालों को ये लगेगा कि हाँ भाई, जैसे हम बसेस के अंदर सीनियर सिटीजन को सीट्स दे देते हैं, मेट्रो के अंदर भी जाते तो उनके लिए भी सीनियर सिटीजन के लिए सीट्स वगैरह रहती है, यानी कि हम उनको कुछ ना कुछ फेवर करते हैं। तो हो सकता है लॉसेस के अंदर उनकी भागीदारी ना रहे, तो कुछ लोग ऐसे तुक्का मार सकते हैं, बट ये आंसर गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले मैं उसके लिए एक चीज बताता हूं। देखो, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले एक सवाल है, कैन माइनर बिकम अ पार्टनर। तो देखो, कैन माइनर बिकम अ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखा है इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर सहमत है, अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, एक माइनर पार्टनर को फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा कहां लिखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है जब पुराने सारे पार्टनर्स एग्री हो, और ऐसा कहां लिखा है, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और माइनर पार्टनर को फर्म के बेनिफिट के लिए ही एडमिट किया जाता है। अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। जब किसी माइनर पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो वो फर्म के बेनिफिट के लिए होता है, और उस माइनर पार्टनर की जो भागीदारी होती है फर्म के प्रॉफिट्स में होता है, यानी कि वो प्रॉफिट्स तो शेयर करता है, माइनर पार्टनर प्रॉफिट्स तो शेयर करता है बट लॉसेस को शेयर नहीं करता। तो जो माइनर है वो कभी भी लॉसेस को शेयर नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइनर पार्टनर लॉसेस को शेयर नहीं करता। दूसरा, एक और चीज ध्यान रखनी है, जो भी पार्टनर्स है, अभी हमने पढ़ा सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट मैं आपको बता दूं जो माइनर पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि इन केस कल को फर्म बर्बाद होती है तो उसके माइनर पार्टनर के पर्सनल एसेट्स यानी कि घर के एसेट्स के ऊपर हाथ नहीं मारा जाएगा, उसको नहीं बेचा जाएगा। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि माइनर पार्टनर लॉसेस शेयर नहीं करता। दूसरा, माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन अ फर्म, तो तुक्का नहीं मारना, इफ ही इज अ सीनियर सिटीजन, ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा इफ ही इज अ माइनर लॉसेस शेयर नहीं करते। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड, किसी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो यहां पर एक का पैसा नहीं लग रहा है, एक से ज्यादा लोगों का पैसा लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा लोगों का पैसा लग रहा है तो वो पहले आपस में कुछ बैठ के बातचीत करेंगे, और अगर कुछ बैठ के बातचीत करेंगे यानी कि वो बातचीत इस मुद्दे पे होगी, कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, कौन काम करेगा, सैलरी किसको मिलेगी, इन मुद्दों पे। यानी कि आगे चल के जिन भी वजहों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उसके लिए पहले ही बातचीत करना जरूरी है, और उस बातचीत को कहा जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और
रिटर्न में भी हो सकता है। तो जो भी बातचीत हुई है अगर वो ओरली होती है तो ठीक है, बट रिटर्न में होती है तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो जो भी बातचीत है उसको लिख लिया जाता है, और जब उसको एक जगह लिख लिया जाता है तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है? द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म ही, पार्टनरशिप का जन्म ही एक ओरल या रिटन एग्रीमेंट के बेस पर होता है। द रिटन एग्रीमेंट नॉन एज पार्टनरशिप डीड, और जो बातचीत हुई है उसको जब हम लिखित में रख लेते हैं, वही लिखित वाला जो डॉक्यूमेंट है वही रिटन डॉक्यूमेंट ही हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड, विच इज साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, जिसके ऊपर सारे पार्टनर के साइन होते हैं, एंड कंटेन्स वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है? द फॉलोइंग कंटेंट्स जनरली कवर्ड इन पार्टनरशिप डीड। जैसे कि इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन कितना पैसा लगा रहा है, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रेशियो होगी वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर पैसे लगा रहे हैं जिसे हम कैपिटल कहते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म से पैसा निकाल रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज, उनकी लाइबिलिटी, सारी बातें, जितने भी बातें हो सकती है वो सारी बातें लिख ली जाती है। आगे चल के जो भी लड़ाई झगड़ों के कारण बन सकते हैं वो पहले लिख लिया जाता है। तो ये पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें सारे मुद्दे होते हैं। अब आप खुद ही समझ जाओगे, अगर हमारे पास लिखित में सारी बातें हैं तो कल को अगर पार्टनर्स आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए हमारे पास पहले से लिखित में बहुत सारी चीजें जिन पे वो सारे पार्टनर एग्री हुए हैं। मतलब अगर मान लो कल को एक पार्टनर कहता है मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो अगर वो ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड करता है तो उसको पहले बता दिया जाएगा कि भाई आप और हम सब मिलके एग्री हुए थे, जो हमारे बीच रेशियो डिसाइड हुई थी, तो उसको उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। यानी आगे चल के लड़ाई झगड़े होंगे तो इस पार्टनरशिप डीड के जरिए सॉल्व किए जा सकते हैं। और अब पार्टनरशिप डीड यूजफुल क्यों है? तो देखो सिंपल, पार्टनरशिप डीड इज यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये सारे पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटी बताती है। और साथ ही साथ इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, लड़ाई झगड़े, अगर झगड़े होते हैं तो सेटलमेंट कैन बी इजीली मेड, तो जो भी सेटलमेंट है उनको जल्दी से इजीली, आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड। तो पहला, इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन एनी डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों में प्रूफ का काम करता है, ये तो है ही। इट रेगुलेट्स राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनर के राइट बताता है, वो भी ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, ये पार्टनर्स के राइट, लाइबिलिटीज और ड्यूटीज भी बताता है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें पूछा था व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड, तो ये चारों होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन डी होगा। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन हैज गिवन बाय वाइफ ऑफ अ पार्टनर टू द फर्म, किसी पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया। नाउ पार्टनर वांट्स इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अब जो पार्टनर है वो चाहता है कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिले। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो कह रहा है कि पार्टनर 6% इंटरेस्ट चाहता है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से वो ऐसा चाह रहा है। वाइल पार्टनरशिप डीड साइलेंट, लेकिन उनके पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, यहाँ पार्टनरशिप डीड उस चीज के बारे में कुछ नहीं बता रही। सोल्व दिस इशू, तो चलिए इस इशू को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि जो अभी हमने सीखा रिटन डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड, अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कानून है, इसके अंदर कुछ बातें लिखी है, तो पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो वो बातें जो लिखी है वो हमें समझनी है। और देखो क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, और वेयर इट इज साइलेंट, यानी कि किसी चीज के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो क्या होगा, द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना है, उसमें कुछ बातें लिखी है, उसको हम कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो अप्लाई कब होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो देखो उसमें क्या लिखा है, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर लड़ रहे हैं कि एक पार्टनर कह रहा है मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, तो उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इक्वल प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा।
दूसरा, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि अगर पार्टनर ड्राइंग्स यानी कि पैसे विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उस पर भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, इसका मतलब क्या है? देखो, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। ए ने फर्म को लोन दिया, यानी इस पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, तो फर्म बदले में उसको इंटरेस्ट देगी। अब अगर पार्टनरशिप डीड है, यानी कि उन्होंने कुछ चीजें डिसाइड करी है, रेट डिसाइड करा, उसमें लिखा है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। बट अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसके लिए कानून में देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% उस पार्टनर को लोन मिलेगा, यानी कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म उसको कितना इंटरेस्ट देगी? 6%। और ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन। अगर किसी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, मान लो फर्म है, उसने एक पार्टनर ए को लोन दिया है, तो अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो रेशो इक्वल हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% दिया जाएगा जो पार्टनर फर्म को देता है उसके ऊपर, सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था लोन हैज गिवन बाय वाइफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है और पार्टनर चाहता है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6%। तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता तो उस पे उसको 6% इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ लोन दे रही है तो उसमें उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो ध्यान से समझना, प्रोवाइड 6% पर एनम इंटरेस्ट एज पार्टनरशिप एक्ट सेज। पार्टनरशिप एक्ट अगर कोई वाइफ फर्म को लोन देती है तो उसके लिए नहीं कहता, वो कहता है अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पे फर्म उसको 6% इंटरेस्ट देगी। पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा है, ना कि वाइफ के देने पर। तो यहाँ पे लोन वाइफ ने दिया है तो ये तो बात अप्लाई नहीं होगी। दूसरा लिखा है प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई। यहां पर ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा, क्यों? क्योंकि वाइफ अगर लोन दे रही है तो उस पे ये जो हमारा प्रोविजन जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन इस पे अप्लाई नहीं होंगे। अगला क्या है? प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट टू सोल्व द इशू। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है, यानी कि हमारा बी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टनर विड्रॉ ₹4,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक पार्टनर 4,000 रुपए 1 जुलाई से हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करना शुरू करता है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021 सॉरी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो मेथड से कैलकुलेट होता है, एक एवरेज पीरियड मेथड और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड जब लगता है जब दो शर्तें, दो कंडीशन फुलफिल हो। पहली, जब कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट या सेम अमाउंट हर बार विड्रॉ करता हो, और दूसरा, जब भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो सेम रहता है, यानी कि सेम अमाउंट या फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है और सेम टाइम गैप में, यानी कि हर महीने विड्रॉ करता है और फिक्स अमाउंट में, या हर 3 महीने में विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट करता है, या हर 6 महीने में विड्रॉ करता है फिक्स, यानी टाइम गैप भी सेम होना चाहिए और अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। तब हमारा कौन सा मेथड लगता है? एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, यानी साल में उसने टोटल कितना विड्रॉ करा वो, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब सबसे पहले हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 4,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो शुरू कहां से कर रहा है? 1 जुलाई से। तो देखो, पहले वो सबसे पहले कब विड्रॉ करेगा? पहले करेगा 1 जुलाई को विड्रॉ। सबसे पहले वो 1 जुलाई को विड्रॉ करेगा, फिर 1 अगस्त को विड्रॉ करेगा, फिर 1 सितंबर को, फिर 1 अक्टूबर को विड्रॉ करेगा, फिर 1 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को और फिर 1
मार्च को। ऐसे करके वो साल में अगर 1 जुलाई से शुरू करता है तो टोटल 9 बार विड्रॉ करेगा। अगर कोई पार्टनर 4,000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है साल में 9 बार, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा उसका 36,000, यानी उसका ड्रॉइंग्स होने वाला है 36,000, यानी कि टोटल ड्रॉइंग 36,000 है। अब दूसरा रेट ऑफ ड्रॉइंग्स हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा एवरेज पीरियड, देखो एवरेज पीरियड आप याद भी रख सकते हो, बट इसके अंदर हमारे को निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे? देखो एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जब भी हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है तो उस केस में हमें क्या समझना पड़ेगा, उसका ये फॉर्मूला होता है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब वो पहली बार पैसा निकालेगा तब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने में कितना समय रह गया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। जब वो लास्ट बार पैसे निकालेगा तो कितना समय रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब है, देखो वैसे तो ये पार्टनर 1 जुलाई से विड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा है और हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करेगा। ऐसे करते करते वो 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर ऐसे करते करते साल में 9 बार विड्रॉ करेगा। लेकिन जब सवाल आता है एवरेज पीरियड का, तो एवरेज पीरियड निकालते टाइम सबसे पहले हम देखते हैं उसने पहली बार जब पैसे निकाले तो कितना समय बचा और लास्ट बार निकाले तो कितना समय बचा, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज पीरियड आ जाता है। तो देखो हमें क्या समझना है, पहले सबसे पहले उसने विड्रॉ करे 1 जुलाई को, और जब उसने 1 जुलाई को विड्रॉ करे तो पूरा भी जुलाई का महीना पड़ा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 मंथ्स पड़े हैं। यानी कि जब उसने पहली बार पैसा निकाला तो 9 मंथ्स पड़े हैं, और उसके बाद लास्ट बार कब निकालेगा, देखो दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, इनसे मतलब नहीं है। लास्ट बार निकालेगा 1 मार्च, यानी कि पहली बार निकालेगा 1 जुलाई और लास्ट बार निकालेगा 1 मार्च। तो जब वो 1 जुलाई को निकालेगा तो 9 महीने बचे हैं, और जब वो 1 मार्च को निकालेगा तो सिर्फ 1 महीना बचा है। तो इस हिसाब से जो हमारा एवरेज पीरियड हम निकालेंगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जब वो पहली बार निकालेगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी कि जब वो पहली बार निकालेगा तो कितने टाइम बचे, 9, प्लस जब वो लास्ट बार निकालेगा यानी कि 1 मार्च को, तब कितना टाइम बचा है, 1 महीना, तो उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10/2, यानी कि एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका, एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा 5 मंथ्स, यानी कि हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 5 मंथ्स का, ठीक है ना। एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा 5 मंथ्स। तो इस हिसाब से अब हमारे को जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज डाल देनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया टोटल ड्राइंग्स जो है वो हो जाएगा 4,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो साल में 9 बार ही कर पाएगा 36,000, क्योंकि वो 1 जुलाई से शुरू कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स हमारे को गिवन है। रेट ऑफ ड्राइंग्स जो गिवन है वो है, जो हमारा रेट ऑफ ड्राइंग्स है वो हमारे को गिवन है 10%। तो रेट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा 10%। तो टोटल हो गया 4,000 गुना 9, ये मैं आपको लिख के बता दो, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि 4,000 बार विड्रॉ करना, 9 बार 36,000 मल्टीप्लाइड 10/100, और एवरेज पीरियड अभी हमने निकाला 5, ये ऊपर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। याद रखना एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जब वो पहली बार निकालेगा तो कितने महीने बचे हैं, जब वो लास्ट बार निकालेगा तो कितने महीने बचे हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो इस हिसाब से हमारा 5/12। तो इस हिसाब से अब हमने ये निकाल लिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500, यानी कि अब हमारा जो आंसर होने वाला है, हमारा आंसर आ जाएगा 1500। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जहां पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता है, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल contributed by him, जहां पर पार्टनर ने कैपिटल लगाई उस पे जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसके बारे में बात हो रही है। सच इंटरेस्ट विल बी पेबल, वो इंटरेस्ट पे किया जाता है ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट में से, ओनली आउट ऑफ कैपिटल में से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसमें से पार्टनरशिप फर्म बहुत सारी चीजें देती है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, कुछ पैसा रिजर्व में डालती है। तो प्रॉफिट्स के अंदर से ये चीजें अलग अलग पार्टनर्स में बांटी जाती है, और इस चीज को शो करने के लिए एक अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम शो करते हैं कि फर्म ने कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो उसी के अंदर, उसी से हमें यह समझना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो कहां से दिया था, प्रॉफिट में से। तो जब भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है कैपिटल पे तो वो कब दिया जा रहा है, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो सिर्फ प्रॉफिट में दिया जा रहा है, तो वो ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से समझते हैं। अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी इज रन बाय 8 मेंबर्स। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जो 8 लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। अ न्यू मेंबर वांट्स टू जॉइन देम, और एक नया मेंबर ज्वाइन करना चाहता है।
द न्यू मेंबर इज ऑफ द ओपिनियन दैट पार्टनरशिप डीड मस्ट हैव रिटन व्हाइल अदर मेंबर्स रिफ्यूज टू डू दैट। मतलब जो नया मेंबर है वो चाहता है कि जो पार्टनरशिप डीड है मस्ट बी रिटन, वो लिखित रूप में होने, पार्टनरशिप डीड लिखित रूप में होने चाहिए, लेकिन बाकी मेंबर्स मना कर रहे हैं। दे सेड दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, और वो कह रहे हैं पार्टनरशिप नहीं है। गिव रीजंस इन फेवर ऑफ अदर मेंबर्स, जो अदर मेंबर्स के फेवर में रीजन देने हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों, किस वजह से जब नया पार्टनर आया वो कह रहा है कि भाई पार्टनरशिप डीड लिखित रूप में होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए, बट बाकी सारे मेंबर मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टनरशिप नहीं है। तो इनके फेवर में हमें बताना है क्यों ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, यानी कि इन्होंने बोला देयर इज नो बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। याद रखना, पार्टनरशिप के लिए मैं कुछ चीजें बता दूं, अगर कोई दो लोग मिलकर कुछ चीज खरीद रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं, वो को ओनरशिप है, उन्होंने दोनों ने साथ में कुछ मिलकर खरीदा है, वो पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, अगर मान लो दो दोस्त मिलकर एक पुरानी बाइक खरीदते हैं, 50,000 एक दोस्त मिलाता है, 50,000 दूसरा दोस्त मिलाता है, दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए की पुरानी बाइक खरीदी और किसी तीसरे दोस्त को 1.5 लाख रुपए की बेच दी, और ऐसा करके उन्होंने 50,000 रुपए कमाए, दोनों ने 25-25,000 बांट लिए। क्या इसको पार्टनरशिप कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डील करी है। क्या डील करी है? दोनों ने पैसे मिलाए, एक चीज खरीदी और उसको बेच के फायदा कमा लिया। ये उनका रेगुलर काम नहीं है, ये उनका बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप के लिए रेगुलर बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। तो ये तो उन्होंने अचानक से एक बातचीत करी, दोनों ने पैसे मिला के अचानक से पुरानी बाइक बेच के फायदा कमा लिया, कल को वो पुराना फोन बेच के ऐसे ही मिलके कमा लेंगे, ये इनका रेगुलर बिजनेस थोड़ी ना है। तो यानी कि पार्टनरशिप के लिए रेगुलर बिजनेस का होना जरूरी है, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई चैरिटेबल पर्पज से 8-10 लोग मिलकर कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना बहुत जरूरी है और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। तो अगर कोई चैरिटेबल पर्पज से खोला जा रहा है यानी कि उनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, और जब उनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो उसको हम बिजनेस कहेंगे ही नहीं, और वो बिजनेस नहीं है, वो चैरिटेबल पर्पज के लिए है, तो वो फिर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। तो इसलिए देखो, इनके फेवर में बताना था कि वो मेंबर मना क्यों कर रहे हैं कि पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि देयर इज नो बिजनेस, पहला वो बिजनेस तो है नहीं, दूसरा देयर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब वो बिजनेस नहीं है तो वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेंगे, तीसरा देयर इज नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, और वो चैरिटेबल पर्पज से है तो प्रॉफिट मोटिव तो उनका है ही नहीं, चौथा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे के सारे ठीक है, यानी कि हमें उनके फेवर में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विराट एंड अनुष्का आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। विराट अनुष्का दो पार्टनर जिनकी रेशियो 2:1 है। देयर कैपिटल बैलेंस वर रुपीज 10 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल जो देखिए, विराट की 10 लाख, अनुष्का की 8 लाख। द फर्म मेड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 3,45,000। प्रॉफिट हुआ 3,45,000 का। बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। दोनों की सैलरी 2,500 पर मंथ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% ऑन कैपिटल बैलेंस। कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फॉर विराट एंड अनुष्का, यानी कि एंड में अनुष्का और विराट की कैपिटल का बैलेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं विराट की। देखो, उसको 2,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 2,500 पर मंथ के, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 30,000। ये विराट की सैलरी हो गई, ये विराट की सैलरी होगी। दूसरा, अनुष्का की भी सेम 2,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है, तो उसकी भी सैलरी हो जाएगी 30,000, यानी कि अनुष्का की भी सेम सैलरी होने वाली है। उसके बाद हमें समझना है, विराट ने 10 लाख रुपए लगाए हैं और क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, यानी कि जो उन्होंने पैसा लगाया है 10 लाख विराट ने, उसमें उसको 5%, यानी कि ये 50,000 हो जाएगा, जो उसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, अनुष्का ने लगाए हैं 8 लाख रुपए, जिसपे उसको मिलेगा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, वो हो जाएगा 40,000। ये अनुष्का का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की सैलरी 30,000 है, और विराट ने 10 लाख लगाया तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, अनुष्का ने 8 लाख लगाया तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 है। अब इन्होंने पूछा कि एंड में उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा कैपिटल का। तो देखो, बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है। सबसे पहले विराट के पहले से बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए थे, विराट के पहले से बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए थे, प्लस 30,000 रुपए उसको सैलरी मिलेगी, तो उससे उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुष्का की बात करते हैं। अब अनुष्का के जो है, अनुष्का के उस केस में, अनुष्का के केस में क्या होगा, उसके 8 लाख पहले से लगे हुए थे, प्लस 30,000 उसको भी सैलरी मिली, प्लस
40,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, यानी कि ये पहले से इनके कैपिटल बैलेंस, ये सैलरी मिली दोनों को, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तक तो सभी करेंगे, कुछ बच्चे एक गलती कर देंगे और ये गलती ये होगी कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्म को जब प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था 3,45,000, ठीक है, फर्म को जो प्रॉफिट होता है जैसे यहां हुआ 3,45,000, फर्म को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है और कुछ पैसा रिजर्व में साइड निकाल के रखा जाता है। जब ये सारी चीजें प्रॉफिट्स में से कर दी जाती है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को फर्म उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देती है। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म को 3,45,000। अब फर्म ने सैलरी दी है, कहां से दी होगी, प्रॉफिट में से। अब दोनों को सैलरी दी है तो दोनों को 30-30 सैलरी दी होगी, तो 30 विराट की सैलरी प्लस 30 अनुष्का की सैलरी, तो दोनों को मिला के 60,000 सैलरी दी। इसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 50,000 विराट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 40,000 अनुष्का का इंटरेस्ट ये दिया। तो जब प्रॉफिट हुआ 3,45,000 का, उसमें से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये सारी चीजें देने के बाद, ये सारी चीजें देने के बाद जो उनके पास प्रॉफिट बचा होगा वो बचा होगा 1,95,000, जो उनके पास प्रॉफिट बचा होगा वो बचा होगा 1,95,000। 3,45,000 माइनस 60 और प्लस 90 150 1,95,000। तो जब प्रॉफिट में से जो चीजें पार्टनर्स को देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के रूप में दे देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है इसको हम कहते हैं, ध्यान रखना, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बढ़ता है। अब ये 1,95,000 2:1 की रेशियो में बटेगा, किसके अंदर बटेगा, विराट और अनुष्का। जब अब विराट के हिस्से में जाएगा कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा अनुष्का के हिस्से में। अब सवाल आता है कितना कितना, तो 1,95,000 में विराट का हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा 2/3 और 1,95,000 के अंदर अनुष्का का हिस्सा रहेगा 1/3। इस हिसाब से जो इनका शेयर आ जाएगा यानी कि 1,30,000 इसमें और 65,000 इसमें, यानी कि विराट का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,30,000 और अनुष्का का 65, तो 1,30,000 और 65 इनका शेयर हो जाएगा। तो अब प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट भी तो इनके कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाएगा। तो अब हमारे को ये जो अमाउंट है, ज्यादातर बच्चे इतना तो कर लेते बट यहाँ कुछ गलती कर देते, तो हमें ध्यान रखना था प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद जो बचा होगा प्रॉफिट वो उनकी रेशियो में बटा होगा, ठीक है। तो विराट के पहले से कैपिटल में 10 लाख थे, 30,000 सैलरी मिली, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस उसको प्रॉफिट का शेयर कितना मिला 1,30,000। तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद जो उसका कैपिटल का बैलेंस बना होगा वो बना होगा 12,10,000, यानी कि विराट का जो आएगा अमाउंट वो आएगा 12,10,000 और अनुष्का का जो अमाउंट आएगा वो आएगा, हाँ इसमें हमारे को उनका 65,000 अनुष्का का प्रॉफिट का शेयर ऐड करना है, तो 8 लाख प्लस 30 8 30 8 70 और ये हो जाएगा 9,35,000। तो अनुष्का का आ जाएगा हमारा 9,35,000, यानी विराट का 12,10,000 और अनुष्का का 9,35,000। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए 12,10,000 और 9,35,000। तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने 8 क्वेश्चन अगर मुझसे पहले ट्राई करे थे तो आपके कितने ठीक थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।